हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर पूनम गुप्ता एजुकेशन लाइब्रेरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। वैसे तो हम इस पूरे को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट, ताकि हमें पेपर के टाइम हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। आज इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या है, कॉमन डिस्कम्फर्ट्स यानी कि एनसीएफ 2005 क्यों आया, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्यों कौन कौन से हैं, क्या है, लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। देखो, व्हाट इज एनसीएफ। एनसीएफ क्या है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। इट डिफर फ्रॉम करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस से ये क्या है, अलग है। ये एक डॉक्यूमेंट है, न ये करिकुलम है और न ये सिलेबस। न करिकुलम डिसाइड करता है न सिलेबस। ये क्या करता है, इट इज़ ओनली सजेस्टिव एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं उनके लिए ये क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद क्या करता है ये, इसके बाद उनको लागू करने के लिए कहता है। देखो, एनसीएफ 2005 ये कौन सा एनसीएफ है, ये चौथा एनसीएफ है। इससे पहले 3 एनसीएफ और आ चुके हैं। कौन कौन से आ चुके हैं, 1975 में, 1988 में और 2000 में 3 एनसीएफ आ चुके हैं और ये 4th एनसीएफ है। इससे पहले जो एनसीएफ आए थे वो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे, और ये जो एनसीएफ है 2005 ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज लर्निंग बाय डूइंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चे को प्लेवे मेथड से सिखाया जाता है। जैसे जॉन डेवी ने, वाइगोट्स्की ने और जीन प्याजे ने इसके ऊपर क्या किया था, स्ट्रेस किया था, यानी कि इस अप्रोच को बढ़ावा दिया था। इसमें 5 ई होते हैं। 5 ईज के थ्रू क्या सिखाया जाता है, बच्चे को लर्निंग करवाई जाती है। जैसे 5 ईज कौन कौन से हैं, एक ई है इंगेज। इसमें बच्चे को सबसे पहले क्या किया जाता है, इंगेज किया जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरा है वो है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में बच्चा क्या करेगा, एक्सप्लोर में बच्चा पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस करके और क्या नाम है, अपने आप कोशिश करके उस जो भी टॉपिक बच्चे को दिया गया है उसके ऊपर नॉलेज इकट्ठी करेगा, यानी कि एक्सप्लोर करेगा। फिर बच्चा क्या करेगा, फिर करेगा एक्सप्लेन। पहले 2 स्टेप पर जो बच्चे ने सीखा है एंगेज पर और एक्सप्लोर के ऊपर जो बच्चे ने सीखा है 2 स्टेप के ऊपर, तीसरी स्टेज है एक्सप्लेन। इसके ऊपर क्या करेगा, बच्चा अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन करेगा जो भी उसने सीखा है। फिर है इलेबोरेट। 2 स्टेप के बाद तीसरी स्टेप पर एक्सप्लेन करेगा बच्चा। तो उसको 3 स्टेप में जो भी प्रॉब्लम आई है, फिर एक्सप्लोर के टाइम टीचर क्या करेगा, उसकी नॉलेज को इन्हांस करेगा जहाँ भी उसको दिक्कत आई है। फिर होगा उसका इवेल्युएशन। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में 5 स्टेप होते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर का क्या काम होता है, टीचर का काम होता है एज ए गाइड, एज ए फैसिलिटेटर। टीचर केवल बच्चे के लिए स्टेज तैयार करता है। टीचर बच्चे को रोट लर्निंग नहीं सिखाता। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर एज ए गाइड, एज ए फैसिलिटेटर का काम करता है, ताकि बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े, क्रिएटिव थिंकिंग उसकी क्या हो, डेवलप हो, बच्चा अपने आप करके सीखे। ठीक, ये होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर एनसीएफ बेस्ड है। इसके बाद देखो, एनसीएफ 2005 को 22 लैंग्वेज में, 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और इसने 17 स्टेट के सिलेबाई को क्या किया, इफेक्ट किया।
प्रत्येक स्टेट को 10 लाख का अमाउंट दिया गया ताकि एनसीएफ को क्या मिले, बढ़ावा मिले। इसके लिए एससीईआरटी को बढ़ावा दिया गया और डाइट को बनाया गया ताकि ये क्या करें, एनसीएफ 2005 का जो करिकुलम है, जो गाइडलाइन है, उसको क्या करें, प्रमोट करें। ये सारा काम किया गया। चलो आगे देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है। नेशनल करिकुलम वही है, 4th है। इससे पहले 3 करिकुलम आ चुके हैं, 1975 में, 1988 में और 2000 में। 2005 ये हमारा 4th है। एनसीईआरटी ने इसको क्या किया है, तैयार किया है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ये सारा काम स्कूल एजुकेशन का करती है। और जो एनसीटी होती है, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन के कार्य को संभालती है। टीचर के लिए कौन कौन से कार्यक्रम होने चाहिए, टीचर के लिए कौन कौन से टीचिंग मेथड होना चाहिए, टीचर से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं एनसीटी करती है, और स्कूल से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं एनसीईआरटी करती है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग हैं। एनसीटी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है और एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। अब देखो एनसीएफ 2005 किसके ऊपर बेस्ड है। एनसीएफ 2005 1993 में एक कमेटी आई थी। कौन सी कमेटी थी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी, जिसका मेन एम क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग कैसी हो, बिना बर्डन के हो। यानी कि क्या था, बच्चे का जो बैग था उसका वेट इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था कि उसका खुद का वेट नहीं था, इतना ज़्यादा उसका बैग का वेट था। इसीलिए क्या कहा गया कि लर्निंग कैसी हो, लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए। एक तो यशपाल जी जो थे, प्रोफेसर यशपाल कमेटी थी, इससे प्रेरित थी। एक 1986 में जो हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस टाइम इंदिरा गांधी क्या थी, हमारी प्रधानमंत्री थी। तो जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे प्रभावित थी। यानी कि जो एनसीएफ 2005 है, किस किस के ऊपर बेस्ड था, 1993 की यशपाल कमेटी और 1986 की हमारी जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इन दोनों के ऊपर क्या थी, बेस्ड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 क्यों आया, क्या रीजन रहे इसके, इसके रीजन देखो क्या क्या थे। टू रिमूव इल्स ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन। जो हमारी प्रेजेंट स्कूल की लाइफ थी उसमें बहुत सारी कमियां थी। कमी क्या क्या थी, जो हमारे बच्चों के लिए स्कूल थे, एक तो वो बहुत ज़्यादा दूर थे, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। और क्या था, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, बेसिक जो ज़रूरतें थी वो भी नहीं थी स्कूल में, जैसे कि टॉयलेट, बाथरूम, पीने के पानी की टंकी, ये भी ज़रूरतें नहीं थी। इसीलिए लाया गया इसको, ताकि बच्चों की जो बेसिक ज़रूरत है, इसमें बोला गया कि पढ़ाई के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो तो हो, कम से कम 2 रूम हो, रूम के अंदर क्या हो, व्हाइट बोर्ड हो, मार्कर हो, बैठने के लिए चेयर हो, बेंच हो, सब कुछ होना चाहिए। ये भी नहीं था पहले। तो इस कारण क्या आया, एनसीएफ आया। स्कूल लाइफ अच्छी नहीं थी। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल प्रैक्टिस, जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता था बच्चों को, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, रिजिडिटी थी। तो इसमें क्या बोला गया कि स्कूल की जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। लर्निंग बिकम्स आइसोलेटेड एक्टिविटी देन लाइफ। लर्निंग की जो एक्टिविटी थी वो जो बच्चे की रियल लाइफ है उससे बिल्कुल अलग थी। यानी कि किताबी ज्ञान के थ्रू बच्चा कुछ और पढ़ रहा है और रियल लाइफ में बच्चा कुछ और ही फेस कर रहा है। तो एनसीएफ ने क्या बोला कि जो हमारी एजुकेशन है वो ऐसी हो कि बच्चों को उनकी रियल लाइफ से जोड़े। जो भी बच्चा अपनी रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बच्चे को हम ऐसी एजुकेशन दें ताकि बच्चा क्या हो, अपनी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में सक्सेस हो। तो इसीलिए आया, जो लर्निंग हो रही थी वो रोट लर्निंग हो रही थी, उसको दूर करने के लिए एनसीएफ लाया गया। स्कूल डिस्करेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग। स्कूल में जो एजुकेशन थी उससे बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं बढ़ रही थी, इसलिए भी नेग्लेक्टिंग वूल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी थी उसका विकास नहीं हो रहा था। नेग्लेक्टिंग प्रेजेंट ऑफ चाइल्ड फॉर फ्यूचर। बच्चे की जो एजुकेशन थी, बच्चे को जो एजुकेशन मिल रही थी वो ऐसी एजुकेशन थी जो फ्यूचर के लिए तैयारी न करे। बच्चे को ऐसी एजुकेशन दो ताकि बच्चे के फ्यूचर में काम आए। ये सब कारण थे किसके, एनसीएफ 2005 के। अब देखो
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक स्पिरिट बिहाइंड एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के पीछे बेसिक स्पिरिट क्या थी? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी। एजुकेशन कैसी हो? एनसीएफ के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी हो? लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को कैसे पढ़ाओ? लर्निंग बाय डूइंग। टीचर क्या काम करे? टीचर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करे। टीचर बच्चे के लिए स्टेज तैयार करे। टीचर बच्चे को रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे, बच्चा सोल्व उसे क्या कर लेगा? अपने आप कर लेगा। तो ये पूरा का पूरा जो एनसीएफ था किसके ऊपर बेस्ड था? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर बेस्ड था। पहले बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता था? लेक्चर मेथड से, रोट लर्निंग से बच्चों को रटाया जाता था। एनसीएफ क्या कहा जाता है? एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ कहता है कि बच्चे को रटाओ मत, बच्चे को प्रॉब्लम दो, बच्चे के लिए स्टेज तैयार करो, बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व तो अपने आप कर लेगा। बच्चे को कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू पढ़ाओ, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू पढ़ाओ। टीचर तो सिर्फ और सिर्फ क्या करे? बच्चे के लिए एक गाइड का क्या काम करे। टीचर एज एन ऑटोनोमस फैसिलिटेटर, टीचर क्या हो? केवल फैसिलिटेटर हो। बच्चे को जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ क्या करे? बच्चे को गाइड का काम करे, उसे मार्गदर्शक का काम करे, उसे क्या दिखाए? गाइड, उसे दिशा दिखाए। फ्रीडम टू लर्न, उसे क्या हो? पढ़ने की आज़ादी हो। और उसको कैसे पढ़ाओ? पार्टिसिपेट के थ्रू पढ़ाओ, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू पढ़ाओ। ऐसा टीपीएस के बारे में आपने पढ़ा हुआ, थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर क्या है? एक टीचिंग का मेथड है, उसके थ्रू पढ़ाओ। इवेल्युएशन एज ए टूल टू फाइंड स्ट्रेंथ रादर देन वीकनेस, इवेल्युएशन ऐसा हो कि बच्चे को अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चले कि मैंने क्या सीखा है, मेरी क्या प्रोग्रेस हो रही है। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड यूनिवर्सलाइजेशन, बच्चे को क्या दो? क्वालिटी एजुकेशन दो, क्वांटिटी के भी ऊपर ध्यान दो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ऐसे ऐसे काम करो, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, टीचर अच्छे हों स्कूल में, ये सब। यूनिवर्सलाइजेशन हो एजुकेशन का, इन तीनों के ऊपर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ध्यान दिया गया। फिर क्या कहा गया? फिर कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बच्चे को एजुकेशन के थ्रू नेशनल वैल्यूज सिखाओ, अच्छे अच्छे गुण सिखाओ। इन सब के ऊपर क्या किया गया? फोकस किया गया। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, नॉलेज को किससे जोड़ो? नॉलेज को जो स्कूल से बाहर की लाइफ है उससे जोड़ो। बच्चे को ऐसी नॉलेज दी जा रही है, किताबी ज्ञान के थ्रू बच्चे को ऐसी नॉलेज दी जा रही है जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं। तो बच्चे को ऐसी नॉलेज ना दो, बच्चे को ऐसी नॉलेज दो जो उसके रियल लाइफ में कुछ काम आए। ठीक है, एक तो ये इसका प्रिंसिपल है। फिर क्या है? करिकुलम को क्या करो? अच्छा बनाओ। जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। आजकल देखो तुम बच्चों की किताबें कितनी सुंदर हैं और क्या है? रियल लाइफ से कनेक्टेड है। पहले की किताब जो होती थी वो बिल्कुल बोरिंग होती थी, जिनको पढ़ने का भी मन नहीं करता था। तो क्या कहा गया? करिकुलम को क्या बनाओ? इनरिच बनाओ। फिर जो हमारा क्या है? जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो रिजिड है, उसको क्या करो? फ्लेक्सिबल बनाओ। ठीक है, और इसके बाद है एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड। जो हमारी लर्निंग है वो रोट लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, उसको रोट लर्निंग से हटाकर कैसे बनाओ? लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा अपने आप करके सीखे, न कि रोट लर्निंग के थ्रू। एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारा करिकुलम अच्छा होना चाहिए, और क्या नाम है, जो हमारी जो स्कूल की लाइफ है उसको कैसे जोड़ो? रियल लाइफ से जोड़ो। ये इसके 5 क्या थे? प्रिंसिपल थे। एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, करिकुलम अच्छा होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ वही है, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड से हटाकर लर्निंग को क्या करो? शिफ्ट करो कोऑपरेटिव के ऊपर, असाइनमेंट के ऊपर, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इन सब के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए हमारी लर्निंग। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे क्लासरूम का वातावरण है, जो क्लासरूम के थ्रू हम बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं, वो कैसी हो? रियल लाइफ से रिलेटेड हो, न कि वो केवल स्कूल तक ही सिमट कर रह जाए। अगर स्कूल तक सिमट के रह गई तो बच्चा घर भी तो जाएगा, घर में उसको क्या करनी पड़ेगी? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसी नॉलेज दो कि क्या हो? बच्चे को बाहर की नॉलेज से कनेक्ट करे, बाहर जाकर बच्चा जो भी प्रॉब्लम फेस करता है ताकि उनको सोल्व कर सके।
फिर टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। क्लासरूम का जो हमारा इन्वायरमेंट है, एग्जामिनेशन का जो सिस्टम हो वो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। टू इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। करिकुलम जो हमारा है, करिकुलम क्या होता है, स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज बच्चा करता है वो सब करिकुलम के अंदर आता है। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा हो, हमारा टेक्स्ट बुक से परे हो, करिकुलम अच्छा हो, उससे बच्चे की क्रिएटिविटी थिंकिंग भी विकसित हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी उसकी विकसित हो, बच्चा क्या सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, ताकि बच्चे के अंदर क्या हो, कोऑपरेशन की फीलिंग आए, बच्चा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सीखे, नेशनल वैल्यूज को सीखे। तो करिकुलम बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या कहता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री, जो मैंने पहले ही बता दी, ये सब होना चाहिए। देखो, टाइम टेबल दैट डू नॉट गिव यंग, अब ये कमी बता रखी है कि पहले की जो एजुकेशन का सिस्टम था वो क्या था, उसमें क्या क्या कमी थी। टाइम टेबल अच्छा नहीं था, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था, लगातार पढ़ाते रहते थे, मतलब एक पीरियड के बीच में कोई गैप ही नहीं होता था। एनसीएफ ने क्या कहा कि प्रत्येक पीरियड के बीच गैप दो, और एक क्लास 35 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का टाइम टेबल होना चाहिए। बच्चे को खेलने के लिए क्या दो, टाइम दो। स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, प्ले वे मेथड से बच्चे को पढ़ाओ। और क्या, इस स्पेशल फोकस द एब्सेंस ऑफ द टॉयलेट एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट। पहले क्या होता था, पहले स्कूल में टॉयलेट की कमी होती थी, बाथरूम नहीं होते थे, है ना, और पीने के पानी की टंकी नहीं है, इन सब से बच्चे क्या होते थे, स्कूल में आने से मना कर देते थे, यानी कि स्कूल में आते ही नहीं थे, ये सब प्रॉब्लम थी। इसीलिए एनसीएफ में क्या कहा गया कि बेसिक जो चीज़ें हैं ना, रिक्वायरमेंट है शिक्षा के लिए, वो सब होनी चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस था, बच्चे को कभी मुर्गा बना दिया, ऊपर हाथ करके खड़ा कर दिया, बच्चे को कुछ आता नहीं है तो बच्चे को कुछ सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब की वजह से एनसीएफ आया। देखो, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। स्कूल का क्लासरूम जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग से बच्चे को पढ़ाओ, जो टेक्स्ट बुक हैं, जो बुक्स हैं, वो अच्छा होना चाहिए, टीचर का जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बेसिक जो भी मटेरियल क्लासरूम के लिए चाहिए, वाइट बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, बैठने के लिए चेयर होनी चाहिए, ठीक, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर सब्जेक्ट क्या क्या बताए गए इसमें, देखो ये सब्जेक्ट बताए गए, जैसे लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज को पढ़ाओ, लैंग्वेज के ऊपर क्या बोला गया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में एक तो मदर टंग, बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो मदर टंग में होनी चाहिए। मदर टंग का मतलब मातृभाषा में, जो बच्चा घर से सीख के आया है। इसके बाद क्या हो, अगर उसके बाद की भाषा भी, अगर बाद की पढ़ाई भी मदर टंग में करना चाहता है तो कर सकता है। फिर सेकंड लैंग्वेज क्या हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो, मदर टंग। फिर सेकंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकता है जिस लैंग्वेज में वो पढ़ के आया है। फिर थर्ड लैंग्वेज क्या हो, कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है हमारी 22 भाषाओं में से। जो हमारी 8वीं अनुसूची है संविधान की, जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं, उसमें से कोई भी एक भाषा वो ले सकता है, जो जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो। फिर मैथ की नॉलेज दो बच्चे को, कंप्यूटर पढ़ाओ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस, वर्क एंड एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाओ। देखो, लैंग्वेज के बारे में बोला गया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसको किसने दिया था, जो 1964 में कोठारी कमीशन आया था, उसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया तो उसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को इसने आगे बढ़ाया। एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग के ऊपर क्या किया गया, एम्फेसिस किया गया एज ए इंस्ट्रक्शन, यानी कि बच्चे को किस में पढ़ाओ, मदर टंग में पढ़ाओ। करिकुलम शुड कंटेन मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी ओनली इफ मदर टंग इज कंसिडर्ड एज सेकंड लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जो टीचर की जो लैंग्वेज है वो मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के पास तो कई लैंग्वेज हैं। कोई बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट से आया है जहाँ संस्कृत बोली जाती है, कोई बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट से आएगा जहाँ हिंदी बोली जाती है, कोई बच्चा तमिल लैंग्वेज से आएगा, तो मल्टी लैंग्वेज के ऊपर क्या किया गया, स्ट्रेस दिया गया। फोकस ऑन ऑल स्किल, जैसे लैंग्वेज के अंदर 4 स्किल होती हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, स्पीकिंग, फिर लिसनिंग, रीडिंग,
राइटिंग, ये 4 स्किल हैं हमारी। तो इन चारों स्किल के ऊपर फोकस किया गया है कि बच्चे को चारों स्किल क्या आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए। तो ये था आपका एनसीएफ। इसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई। और इस जो एनसीएफ 2005 है, इसके जो हेड थे वो थे हमारे प्रोफेसर यशपाल सिंह। उन्होंने ये दिया एनसीएफ 2005। और इसकी जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको